तो ऐसे ही कुछ सवाल आप लोगों के मन में होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कोई मन में सवाल है? ना सर, वो पैरालाइज का था, अस्थमा का था, तो पीसीओडी का प्रॉब्लम था। अच्छा, जो भी बारी बात देखो, सब सवाल एक साथ पूछोगे तो ये बताना भी मुश्किल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ना कोई भी सवाल जो है एक एक करके पूछिए। पैरालाइज सर, पैरालाइज के बारे में जानना था, कभी कभी कंफ्यूज होता है ट्रीटमेंट देने में। सबसे पहली बात पैरालाइज का मतलब होता है किसी अंग का काम न करना, सरल भाषा में, जिसे हम लोग लकवा के नाम से जानते हैं हिंदी में। तो कोई भी शरीर के अंग काम नहीं करता है, वो अपने आप में पैरालाइज है। पैरालाइज किसी भी एक अंग में हो सकता है, 2 अंग में हो सकता है, हाथों में हो सकता है, पैरों में हो सकता है, ठीक है। ब्रेन में कुछ प्रकार के डिफेक्ट आ जाते हैं, और ये ब्रेन में जो डिफेक्ट आते हैं वो मुख्य रूप से या तो ब्रेन हेमरेज हो जाते हैं, ब्रेन का जो नाड़ी है, ब्लड वेसल है, वो फट जाते हैं या कैपिलरी फट जाते हैं। तो ब्रेन के जो वेसल्स है जब फटते हैं, या ब्रेन के कैपिलरी जब फटते हैं ना, तो वेसल से ब्लड रिस कर बाहर आ जाते हैं, जिससे क्या बोलते हैं, हेमरेज, ब्रेन हेमरेज कहते हैं, ठीक है। और ये वेसल से बाहर आया हुआ जो ब्लड है, जब ब्रेन के अंदर किसी भी खाली जगह में जमा हो जाता है और जमा होकर के वो जम जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हीमाटोमा, ठीक है। क्या बोलते हैं, पहले हेमरेज होता है और हेमरेज के बाद ब्लड बाहर आकर के जमा हो जाता है ब्रेन टिश्यू के किसी भी खाली जगह में या ब्रेन टिश्यू के ऊपर। तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, हीमाटोमा, ठीक है। तो यही हीमाटोमा है जो नर्व को दबाता है, ब्रेन में जो नर्व है, ब्रेन में जो टिश्यू है, उनको दबाना चालू कर देते हैं। और जो ब्रेन का टिश्यू, जो ब्रेन के नर्व जो शरीर के लिए कमांड लेकर आते हैं, शरीर के लिए ऑर्डर लेकर के आते हैं, शरीर के लिए आदेश लेकर के आते हैं, उनमें अगर दबाव होगा तो उस नर्व से संबंधित अंग काम करना बंद कर देते हैं, और शरीर के जो अंग काम करना बंद कर देते हैं या ठीक से मूवमेंट नहीं कर पाते, तो ऐसे कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, पैरालाइज के नाम से जाना जाता है। अगर एक हाथ में अगर काम करना बंद कर दिया तो उनको बोलते हैं मोनोप्लेजिया। हाँ जी, क्या बोलते हैं, दोनों हाथ अगर काम नहीं करेगा तो बाइप्लेजिया। अगर एक साइड के शरीर काम नहीं करेगा, चाहे राइट साइड को एक हाथ, लेफ्ट साइड का हाथ हो, चाहे लेफ्ट साइड का पैर हो, चाहे राइट साइड का हाथ हो, चाहे राइट साइड का पैर हो, अगर एक साइड का राइट हो चाहे लेफ्ट हो, अगर वो काम नहीं करता है हाथ और पैर, तो ऐसे कंडीशन को हेमीप्लेजिया के नाम से, हेमीप्लेजिया, हाँ, हेमी यानी आधा भाग, याद रखें कभी भी, हाँ, आधा भाग को क्या बोलते हैं, हेमी के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार अगर शरीर के नीचे का अंग काम करना बंद कर दिया, और ये क्यों कर, जरूरी नहीं कि ब्रेन की तकलीफ की वजह से हो, कमर की तकलीफ की वजह से हो सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, पैराप्लेजिया। हाँ, कमर के नीचे का दोनों पैर अगर काम करना बंद कर देते हैं तो ऐसे कंडीशन को पैराप्लेजिया कहते हैं। और अगर दोनों हाथ और दोनों पैर अगर काम करना बंद कर दिया, तो 2 हाथ है और 2 पैर है, तो दोनों मिलकर क्या कहलाता है, क्वाड्रिप्लेजिया, ठीक है। तो हाँ, क्वाड्रिप्लेजिया के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग शरीर के अंगों या भागों के अनुसार पैरालिसिस का नामकरण किया गया है, ताकि इनको स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि हेमीप्लेजिया है कि मोनोप्लेजिया है कि बाइप्लेजिया है कि क्वाड्रिप्लेजिया है कि पैराप्लेजिया है, उस लक्षण के आधार पर आदमी समझ जाते हैं। तो उनका होने के मेन कारण क्या है, पहला ब्रेन हेमरेज, दूसरा है ब्लड क्लॉट की वजह से। जब ब्रेन के अंदर की कैपिलरीज या ब्लड वेसल में कोई क्लॉट जाकर फंस जाता है, और ब्लड क्लॉट के फंसने से ब्रेन कैपिलरी के आगे वाले भाग को ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, या ब्रेन के टिश्यू को ब्लड सप्लाई नहीं होने से उन ब्लड के टिश्यू को मिलने वाले ऑक्सीजन में कमी हो जाता है। ब्लड क्लॉट एक रुकावट का काम करता है, जहाँ पर ब्लड क्लॉट फंसा तो उनके आगे के हिस्से के टिश्यू को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्रेन की टिश्यू या ब्रेन की कोशिका डेड होने लगते हैं, मरने लगते हैं, ठीक है। और जब ब्रेन टिश्यू मरने लगते हैं, डेड होने लगते हैं, तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं इन्फार्क्ट। क्या बोलते हैं, इन्फार्क्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इन्फार्क्ट का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी से ब्रेन टिश्यू का खत्म होने की स्थिति को इन्फार्क्ट कहते हैं। और जब ब्रेन टिश्यू मरेगा तो शरीर के लिए जो कमांड आना चाहिए, जो ऑर्डर आना चाहिए, जो आदेश आना चाहिए, वो नहीं आएगा,
तो शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं। तो उस स्थिति को इन्फार्क्ट के नाम से जानते हैं, ब्लड क्लॉट की वजह से होने वाले पैरालिसिस को। ठीक है, तो कितने प्रकार के हो गए? पहले ब्रेन हेमरेज की वजह से पैरालिसिस, और दूसरा है ब्रेन हेमरेज को होने वाले पैरालिसिस को हीमाटोमा, और ब्लड क्लॉट की वजह से होने वाले पैरालिसिस को इन्फार्क्ट। ठीक है, और तीसरा प्रकार की जो पैरालिसिस है वो है विटामिन B12 या फोलिक एसिड की कमी से नर्व का प्रॉपर मैच्योरेशन नहीं होना, नर्व के ऊपर का कवरिंग डीमाइलिनेशन होना, नर्व के ऊपर की कवरिंग का टूटना, जिसे क्या बोलते हैं? डीमाइलिनेशन। क्या बोलते हैं? डीमाइलिनेशन। माइलिनेशन। नर्व के ऊपर की कवरिंग को क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। ठीक है, माइलिन शीथ बोलते हैं। अब ये माइलिन शीथ अगर टूटना चालू हो जाए या ख़त्म हो जाए या डैमेज हो जाए, है ना, तो ऐसे कंडीशन को डीमाइलिनेशन कहा जाता है। और उस डीमाइलिनेशन की वजह से शरीर के अंगों को जो ऑर्डर आना चाहिए उनमें रुकावट आना चालू कर देते हैं, या रुकावट हो जाता है, कमांड प्रॉपर नहीं आ पाता शरीर के अंगों को, तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं वीकनेस या कमजोरी। और वो कमजोरी अगर बहुत दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक रहे तो वो शरीर के अंग का ताकत खत्म होने से काम करना बंद कर देते हैं और वो पैरालाइज स्थिति में चले जाते हैं। तो ये भी एक कारण है पैरालाइज होने का, विटामिन B12 फॉलिक एसिड की कमी। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का पैरालाइज होते हैं। ठीक है, अब तीनों को ठीक करने के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है, कारण के आधार पर अलग अलग ट्रीटमेंट है। अब ये तीनों क्यों हुआ, ये भी तो कारण है ना, पूछना पड़ेगा। अब ये हीमाटोमा क्यों हुआ, इन्फार्क्ट क्यों हुआ, और विटामिन B12 कमी या फॉलिक एसिड की कमी क्यों हुआ, ये भी एक फैक्टर है। तो सबसे पहले हीमाटोमा होने का वजह क्या है? अगर किसी के ब्रेन का वेसल्स या कैपिलरी अगर फट जाता है तो ये फटने का वजह क्या है? तो ऐसे कई व्यक्ति होते हैं जिनका BP कई महीनों, कई सालों से बहुत ज़्यादा रहता है, 180, 200, 220 या 250 तक चला जाता है। और जितना ज़्यादा ब्लड वेसल में, ब्लड कैपिलरी में ब्लड प्रेशर का तनाव रहेगा तो उतना ही ब्लड वेसल पतला होता जाता है। और जब अचानक ही BP फ्लक्चुएट होता है तो उस फ्लक्चुएशन की वजह से ब्लड कैपिलरी फट जाता है, और ब्लड कैपिलरी फटेगा तो हेमरेज होगा, और हेमरेज होगा तो ब्रेन के टिश्यू के बीच में ये ब्लड जमा हो जाता है, जिससे हीमाटोमा कहते हैं। ठीक है, दूसरा कारण क्या है? चोट लगने की वजह से, ब्रेन में चोट लगने की वजह से ब्रेन हेमरेज हो सकता है ना। हाँ, ब्रेन में हेमरेज होने के मुख्य कारण है या तो BP बढ़ने की वजह से, या ब्रेन में चोट लगने की वजह से, या किसी अन्य बीमारी के वजह से ब्रेन का सर्जरी करना पड़े या ऑपरेशन करना पड़े तो कई सारे कैपिलरी में डैमेज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जो कारण है किस चीज़ का? ब्रेन हेमरेज का। ठीक है, तो ये मुख्य 3 कारण समझ लेना। इनके बाद कई और कारण हो सकता है ना। वो क्या कारण हो सकता है? इन्फेक्शन की वजह से वेसल का कमज़ोर होना, ये सब फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कारण है। दूसरा है क्लॉट होने। क्लॉट क्यों बनता है? ब्लड क्लॉट क्यों फंसा? शरीर के किसी हिस्से में अगर कोई क्लॉट बनता है तो उनका मुख्य कारण है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से ब्लड वेसल के अंदर का जो दीवार है उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस होना। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? ब्लड वेसल के अंदर ही दीवार में कोलेस्ट्रॉल के चिपकने की वजह से उसमें कई अनवांटेड पदार्थ चिपकना चालू हो जाता है और एक लेयर बन जाता है, मोटा परत बन जाता है, जिनके वजह से वेसल के अंदर गुजरने वाले ब्लड के सप्लाई में रुकावट आना चालू हो जाते हैं। या जब वहाँ पर ब्लड का प्रेशर बढ़ता है तो वो प्लेट टूट जाता है और टूट करके ब्लड में घूमना चालू कर देते हैं, और जैसे जैसे ब्लड में घूमते घूमते ब्रेन में पहुँचता है तो ब्रेन के कैपिलरी पतला होने की वजह से वहाँ पर अटक जाते हैं, और जहाँ पर ब्लड एम्बोलिज्म अटकेगा या थ्रोम्बस अटकेगा तो उसी को क्लॉट बोलते हैं। तो आगे के टिश्यू को ब्लड मिलना बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लॉट कहाँ से बना है? शरीर के किसी अन्य हिस्से में एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस समझ आ गया क्या है? कि शरीर के किसी भी अंगों, किसी भी भागों में ब्लड वेसल के अंदर दीवार में कोलेस्ट्रॉल खराब कोलेस्ट्रॉल की जमावट की वजह से उनमें टूटे हुए सेल, टूटे हुए
कई सारे डैमेज पार्ट हो सकते हैं, फाइबर हो सकते हैं, कैल्शियम हो सकते हैं, वो चिपकना चालू हो जाते हैं कोलेस्ट्रॉल में, क्योंकि वो चिपचिपा रहते हैं और कोई भी चीज़ चिपचिपा चीज़ में चिपकता है और ज़्यादा दिन तक वो चिपचिपा चीज़ में चिपकता जाएगा तो अंदर ब्लड वेसल के अंदर वो क्या हो जाएगा, मोटा परत बना लेते हैं, इसी को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। और जब वहाँ पर ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो टूट जाएगा और टूट करके ब्लड में घूमते हुए ऐसे जगह जाएगा जहाँ पर कैपिलरी पतला हो और वहाँ पर अटक जाता है। ठीक है, तो ब्रेन की कैपिलरी पतला है तो वहाँ पर अटक जाता है और फिर आगे के टिश्यू को ब्लड सप्लाई कम हो जाता है तो वहाँ के आगे के टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और ऑक्सीजन नहीं मिलने से हो जाता है इन्फार्क्ट या सेल या टिश्यू मरने लगते हैं, जिनको बोलते हैं इन्फार्क्ट। फिर शरीर के अंगों में जो कमांड आना चाहिए वो नहीं आएगा। जब शरीर के अंगों में कमांड नहीं आएगा तो शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं, जिसे कहते हैं पैरालाइज। ठीक है, दूसरा ये। और विटामिन B12 कमी होने क्या कारण हो सकता है? विटामिन B12 फोलिक एसिड। हाँ, हम लोग खाने में जो विटामिन B12 फोलिक एसिड लेते हैं ना, वही हमारे शरीर के टिश्यू के लिए काम करता है। तो जितना लोग विटामिन फोलिक एसिड B12 लेंगे वो हमारे शरीर के लिए उतना ही काम करेगा। अब जो लोग खाने में पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 फोलिक एसिड नहीं ले रहे हैं तो वो क्या होगा कि उनके शरीर में कमी होगा और उस कमी की वजह से क्या होगा, नर्व में कमजोरी आएगा, है ना, और साथ में हीमोग्लोबिन की कमी होगा तो ऑक्सीजन का भी कमी हो सकता है। तो कई सारे फैक्टर विटामिन B12 फोलिक एसिड पर निर्भर करता है, इसलिए विटामिन B12 फोलिक एसिड को शरीर में होना जरूरी है। ठीक है, तो पैरालिसिस जो होता है, अगर किसी को पैरालाइज है तो कैसे पता चलेगा कि उनको ब्रेन हेमरेज की वजह से हुआ है कि ब्लड क्लॉट की वजह से, इन्फार्क्ट की वजह से हुआ है कि विटामिन B12 की कमी से हुआ है? ठीक है, ये बहुत ही सामान्य प्रश्न है और किसी भी पेशेंट को देख करके या उनके परिवार के किसी भी मेंबर को पूछ करके आप पता लगा सकते हो कि उस पेशेंट को जो पैरालाइज हुआ है कि वो इन्फार्क्ट की वजह से हुआ है कि हीमाटोमा की वजह से हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादातर ब्रेन में ये दोनों तकलीफ की वजह से ही पैरालाइज होता है। कभी कभी रेयर कंडीशन में ही विटामिन B12 फोलिक एसिड की कमी की वजह से पैरालाइज होता है, मगर पैरालाइज होने के मुख्य दो कारण मानना। तीसरा कारण तो हमारे अनुभव के आधार पर है कि कमजोरी भी एक प्रकार से पैरालाइज होता है जिसमें हाथ पैर या शरीर काम नहीं करता। ठीक है, लाइक पैरालाइज। तो अगर किसी भी पेशेंट को अगर पैरालाइज है, लकवा है, तो कैसे पता करेंगे, कैसे जानेंगे कि उनको कौन से कारण की वजह से पैरालाइज है? तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि किसी पेशेंट को अगर पैरालाइज हुआ और पैरालाइज के टाइम वो व्यक्ति होश में है, उनको मालूम है कि उनका हाथ कंपन करना चालू हो गया या कमजोरी होना चालू हो गया, कमजोरी आना चालू हो गया या सुन्नापन होना चालू हो गया, या उनको लगता है कि शरीर चेहरे का वन साइड टेढ़ा हो रहा है, क्या उनका बात स्लरिंग हो रहा है, बात गड़गड़ाना चालू हो रहा है, या बात पूरी तरह से नहीं कर पा रहा है, या शरीर के एक साइड पूरा कमजोरी हो रहा है और कमजोरी इतना हुआ कि वो व्यक्ति गिर जाता है नीचे, अपना कंट्रोल नहीं कर पाता या बैलेंस नहीं कर पाता। ठीक है, एक सामान्य लकवा ये होता है जिसमें व्यक्ति को मालूम है कि उनके शरीर के कौन कौन से अंगों में कमजोरी आ रहा है, किधर वीकनेस आ रहा है, और व्यक्ति को मालूम है कि वो कमजोरी की वजह से गिर गया। अगर कंडीशन में किसी को लकवा होता है तो इस प्रकार के लकवा जो होता है वो इन्फार्क्ट की वजह से होता है। इनके इन्फार्क्ट, और इन्फार्क्ट क्यों होता है? ब्लड क्लॉट के कारण। ब्रेन के कैपिलरीज में या ब्रेन के आर्टरी में अगर कोई क्लॉट आ गया हो तो उस क्लॉट की वजह से ब्रेन के टिश्यू को ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिलता है, और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलने की वजह से ब्रेन के टिश्यू डैमेज होने लगते हैं, मरने लगते हैं, जिसको भी इन्फार्क्ट कहा जाता है। और ऐसे कंडीशन में रोगी को तो मालूम रहता है कि इनके शरीर का एक साइड पैरालाइज हो रहा है और वो होश में रहता है। ठीक है, तो ये आप समझ जाना कि अगर किसी भी व्यक्ति को होश में होते हुए शरीर के एक साइड कमजोरी हो जाता है, शरीर के एक अंग काम करना, एक साइड का शरीर का अंग काम करना बंद कर देते हैं, तो इस तरह से होने वाले घटना इन्फार्क्ट की वजह से आते हैं। ठीक है, जबकि दूसरे प्रकार का जो पैरालाइज है उनमें जो पेशेंट जो होते हैं, पेशेंट का शरीर जो होता है
काम करना बंद कर देते हैं, पैरालाइज अवस्था में एकदम कमजोरी हो जाता है, ठीक है। शरीर के एक साइड का अंग काम करना बंद करते हैं, ठीक है, चाहे हाथ हो, चाहे पैर हो, चाहे चेहरा हो, चेहरा टेढ़ा हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये ध्यान देना, वो व्यक्ति बिल्कुल बेहोश होकर के गिर गया है, चलते चलते गिर गया हो, काम करते हुए गिर गया हो, और वो व्यक्ति कोमा में चला गया हो, हाथ पैर को उठाने से धड़ाम गिर रहा है, शरीर को पैर को उठाने से धड़ाम गिर रहा है, यानी कितना कमजोर हो गया, हाथ पैर में आ गया है, जो काम ही नहीं कर रहा है, उंगली को खोलने बंद करने में कठिनाई हो रहा है, पैर के उंगली को हिलाने में कठिनाई हो रहा है, और वो व्यक्ति या तो बेहोश हो गया हो या कोमा में चला गया हो, ठीक है। जब व्यक्ति बेहोश और कोमा की स्थिति में हो तो समझना कि ऐसे कंडीशन में होने वाला जो पैरालाइज है वो हिमाटोमा की वजह से आते हैं। इसकी वजह से हिमाटोमा या ब्रेन हेमरेज की वजह से आते हैं। ये दोनों में अंतर समझ में आ गया। एक में बेहोश होते हैं, जिस कंडीशन में रोगी बेहोश होकर के गिर जाते हैं या कोमा में चले जाते हैं और शरीर पैरालाइज हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन हिमाटोमा या ब्रेन हेमरेज की वजह से आता है। जबकि दूसरे कंडीशन में क्या है, ब्रेन में ब्लड क्लॉट आने की वजह से, ब्रेन के कैपिलरीज में ब्लड क्लॉट आने की वजह से ब्रेन के टिश्यू को ब्लड सप्लाई नहीं होने से ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, और ऑक्सीजन की कमी होने से ब्रेन के टिश्यू डेड होने लगते हैं, जिसे इन्फार्क्ट कहते हैं। ऐसे रोगी के शरीर का एक साइड का अंग काम करना बंद कर देते हैं, तो उनको हम लोग इन्फार्क्ट के वजह से हुआ माने जाते हैं, जिसमें रोगी को अपना हर एक कंडीशन मालूम रहता है, बेहोश नहीं होते। ये दोनों में डिफरेंस मालूम हो गया, ठीक है। तीसरा जो कंडीशन पार्शियल होता है, किसी भी अंग में विटामिन की कमी की वजह से सुन्नापन आना और वो अंग काम नहीं करता है, तो ऐसे कंडीशन विटामिन B12, फॉलिक एसिड की कमी से हो सकता है, ठीक है। ये आप लोग को तीनों में ध्यान आ गया। अब कैसे पता चले कि शरीर के लेफ्ट साइड में अगर पैरालाइज है तो ब्रेन के कौन से साइड में तकलीफ है? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे ब्रेन का राइट साइड शरीर के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, और ब्रेन का लेफ्ट साइड बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर ब्रेन के राइट साइड में तकलीफ है, या हिमाटोमा हुआ या इन्फार्क्ट हुआ ब्रेन के राइट साइड में, या इन्फार्क्ट हुआ या हिमाटोमा हुआ, तो बॉडी के लेफ्ट साइड में पैरालाइज होगा। क्या अपोजिट होगा? अपोजिट, याद रखिए, ठीक है। क्या समझे? ब्रेन के अगर राइट साइड में या इन्फार्क्ट होगा या हिमाटोमा होगा या ब्रेन हेमरेज होगा, तो हमारे शरीर का लेफ्ट साइड में पैरालाइज होगा, काम करना बंद कर देगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना। जबकि अगर ब्रेन के लेफ्ट साइड में अगर इन्फार्क्ट हो या हिमाटोमा हो या ब्रेन हेमरेज हो, तो बॉडी के राइट साइड में पैरालाइज होगा। ये देख करके आप पता लगा सकते हो, ठीक है। इनके अलावा कभी कभी कई मरीजों में कई मरीजों में आवाज़ भी चला जाता है। क्या आवाज़ भी चला जाता है? पैरालाइज हुआ मगर आवाज़ भी चला जाता है। मगर ध्यान रखना, ज़्यादातर केस में आवाज़ उन्हीं लोगों को जाता है जिनके शरीर के राइट साइड में पैरालाइज हुआ हो। राइट साइड में पैरालाइज होता है, शरीर के राइट साइड का हाथ या पैर काम करना बंद कर दे, तो ऐसे कंडीशन में ज़्यादातर लोगों को आवाज़ जाता है, क्योंकि आवाज़ का संबंध ब्रेन के लेफ्ट साइड के ब्रेन से होता है। क्योंकि स्पीच जो एरिया होता है ना, स्पीच एरिया को ब्रोकास एरिया कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ब्रोकास एरिया या स्पीच एरिया, जहाँ से हमारे बोलने से संबंधित शब्द को कंट्रोल किया जाता है। हमारे आवाज़ के लिए जिम्मेदार जो एरिया है वो ब्रोकास एरिया या स्पीच एरिया होता है। अगर स्पीच एरिया में अगर हिमाटोमा या कोई ब्लड का क्लॉट आकर के फंस गया या वहाँ पर ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो गया, तो ही आवाज़ किसी पेशेंट का जाएगा। और लेफ्ट साइड में तकलीफ है तो ब्रेन के साइड में पैरालाइज होगा, साथ में आवाज़ भी जा सकता है। राइट साइड वाले से ही आवाज़ जाएगा, ठीक है। कभी कभी आपने देखा है ब्रेन के राइट साइड में तकलीफ है और बॉडी के लेफ्ट साइड में पैरालाइज हुआ है, तो आवाज़ गया है क्या? नहीं ना। तो ज़्यादातर ध्यान देना कि
आवाज़ का संबंध ब्रेन के लेफ्ट साइड से संबंध है और बॉडी के राइट साइड में पैरालाइज होगा। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, कई बार बोलते हैं डॉक्टर साहब, मुझे कई पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरा लेफ्ट साइड में पैरालाइज हुआ है। तो आप क्या समझेंगे, ब्रेन के राइट साइड में इन्फार्क्ट या हीमाटोमा होगा तो बेहोश या कोमा में जाएगा, मगर वो कोमा में कुछ समय के लिए जाएगा मगर बाद में होश में आ जाएगा, फिर भी आप मानना इनको हीमाटोमा है। ठीक है, क्या समझे। कई लोग बेहोश होते हैं, घंटा 2 घंटा के लिए हो जाते हैं, फिर होश में आ जाते हैं। कई लोग 15 दिन के लिए भी जा सकते हैं, कई लोग तो सीधा भगवान के पास जाते हैं। ज़्यादातर मौतें किसकी वजह से होता है, हीमाटोमा की वजह से। देखना, ठीक है। ज़्यादातर जो मौतें होते हैं पैरालाइज की वजह से, ये उन लोगों में होते हैं जिनको हीमाटोमा हुआ है या ब्रेन हेमरेज हुआ है। इन्फार्क्ट की वजह से मौत कम है, याद रखना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15% की मौतें ज़्यादातर जिंदा रहती है इन्फार्क्ट वाले, मगर हीमाटोमा या ब्रेन हेमरेज में ज़्यादातर लोग खत्म हो जाते हैं। इसलिए खत्म हो जाते हैं कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है कितने एरिया को डैमेज किया, कवर किया है, उसके ऊपर निर्भर है। ठीक है, अगर कम एरिया में अगर हीमाटोमा हो तो व्यक्ति लाइफ जी सकता है। अगर ज़्यादा एरिया को अगर कवर कर लिया हो और तुरंत ही वो ब्लड को या अगर हीमाटोमा को नहीं निकाला गया तो वो व्यक्ति या तो लंबे समय के लिए पैरालाइज हो सकता है, कोमा में जा सकता है, या भगवान के पास जा सकता है। ठीक है, तो कई लोग ये भी बोलते हैं लेफ्ट साइड में पैरालाइज है, लेफ्ट साइड का हाथ और पैर काम नहीं कर रहा है मगर आवाज भी चला गया, तो आप क्या समझोगे। लेफ्ट साइड में शरीर के लेफ्ट साइड पैरालाइज हुआ है मगर आवाज भी चला गया, तो आप क्या समझोगे। आपको ये मालूम है कि शरीर के लेफ्ट साइड को ब्रेन के राइट साइड कंट्रोल करते हैं, तो यानी कि लेफ्ट साइड राइट साइड में तो तकलीफ है। लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में क्या हुआ, हीमाटोमा हुआ या तो इन्फार्क्ट हुआ, मगर ये पहला अटैक में क्या हो गया, बॉडी के लेफ्ट साइड में पैरालाइज आ गया, काम करना राइट साइड के हेमिस्फीयर में इन्फार्क्ट या हीमाटोमा की वजह से, ब्रेन के राइट साइड के हीमाटोमा या इन्फार्क्ट की वजह से बॉडी के लेफ्ट साइड में पैरालाइज आ गया, मगर उस व्यक्ति को दूसरा अटैक भी आया है। वो दूसरा अटैक स्पीच एरिया में आया, इसमें स्पीच एरिया में आया, जिसकी वजह से उनका आवाज भी गया, मगर पेशेंट को पता नहीं चला दूसरा अटैक, मगर पहला अटैक पता चल गया कि लेफ्ट साइड में पैरालाइज हुआ और जो आवाज गया वो दूसरा अटैक है, और वो ज्यादातर रात में आता है। ये वाला पैरालाइज, ठीक है, ये वाला पैरालाइज ज्यादातर रात में आता है, व्यक्ति सोए रहते हैं और पता चलता है पैरालाइज हो गया। कई लोग हैं जिनको दिन में भी पैरालाइज हो जाता है ना, मगर ये जो कंडीशन है ज़्यादातर रात में होती है। ठंडी रहता है रात में, ठंडी की वजह से ब्रेन का नसें सिकुड़ जाते हैं, और ऐसे कंडीशन में ज़्यादा ठंडी बर्दाश्त नहीं कर पाते लोग, ब्रेन में ब्लड क्लॉट का जमावट ज़्यादा हो जाता है और पैरालाइज हो जाता है। तो आप देखना कि ठंडी के मौसम में ही सबसे ज़्यादा पैरालाइज होता है, ठंडी के मौसम में ही ज़्यादातर हार्ट प्रॉब्लम होता है, बढ़ता है, ठंडी के दिन में ही ज़्यादातर व्यक्ति भगवान के प्यारे होते हैं, ज़्यादा उम्र वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड क्लॉट ज़्यादा होता है, लोग पानी कम पीते हैं, है ना, नशे से टूटता है, प्रेशर से टूटता है, बीपी बढ़ सकता है, तो ये सब कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, स्पीच का संबंध लेफ्ट ब्रेन से है। ठीक है, और उन लोग को ज़्यादा होगा जिनको राइट साइड पैरालाइज होगा। अब ये तीनों कंडीशन के लिए आपको क्या ट्रीटमेंट देंगे। हीमाटोमा अगर किसी को हुआ, हीमाटोमा की वजह से व्यक्ति बेहोश में जाता है या कोमा में जाता है, तो ऐसे कंडीशन को आप क्या करोगे, 15 लेफ्ट इंजरी ट्रीटमेंट देना। इंजरी क्यों, क्योंकि वेसल में डैमेज हुआ है, शरीर में कहीं पर भी सेल टूटता है, वेसल टूटता है या घाव बनता है, तो ऐसे कंडीशन को ठीक करने के लिए क्या देना है, इंजरी ट्रीटमेंट। कोई भी इंजरी हो, इंजरी ट्रीटमेंट क्या करेगा, वहाँ पर मिनरलाइजेशन करेगा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेगा, हीलिंग प्रोसेस करेगा, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो इंजरी ट्रीटमेंट किनको देना है, इनको हीमाटोमा या ब्रेन हेमरेज हुआ है तो उनको पहले 10-15 दिन इंजरी ट्रीटमेंट देना, फिर उसके बाद इंजरी ट्रीटमेंट के साथ टीटी हेपरिन या पीटी हेपरिन या एमपीटी हेपरिन देना। टीटी हेपरिन या पीटी हेपरिन या एमपीटी हेपरिन, ये आप इंजरी के साथ देना। अब फिजिकल पॉइंट भी देना है। फिजिकल पॉइंट क्या क्या देना, जो जो अंग तकलीफ है उससे रिलेटेड फिजिकल पॉइंट आपको देना। हो सकता है शुक्ला वसंती देना पड़ जाए, हो सकता है पैरालाइज पॉइंट देना पड़ जाए, तो कंडीशन के आधार पर आपको पैरालाइज पॉइंट देना है।
है ना, फिजिकल कवर देना है तो आपको सब बताया हुआ है, ठीक है। इनके अलावा जिन लोगों को इन्फार्क्ट के वजह से अगर पैरालाइज हुआ है तो ऐसे लोगों में क्या हुआ है, ब्लड क्लॉट है, तो सबसे पहले ब्लड क्लॉट खोलना है, तो ब्लड क्लॉट को खत्म करने के लिए हेपरिन देना है, ठीक है। अब ब्लड क्लॉट फंस गया है तो वेसल में रुकावट आ गया है, ठीक है, तो अब उनको खोलना है, वेसल को खोलना है, तो सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट मल्टी हेपरिन, हाँ, इन्फार्क्ट वालों के लिए मल्टी हेपरिन है। अगर देना हो तो इसके बाद ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दे दो या मल्टीविटामिन दे दो, ये सब लागू है। कमजोरी लग रहा है तो मल्टीविटामिन देना, ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन फार्मूला देना। मगर एक बात और ध्यान देना, पैरालाइज के साथ साथ पेट अपसेट है, पेट खराब है, गैस एसिडिटी है, तो ऐसे कंडीशन में आपको पेट को भी सेट करना। अब जरूरी नहीं है कि सब एक ही ट्रीटमेंट में देना है, 2-3 अलग अलग ट्रीटमेंट बना लो, एक टाइम ये ट्रीटमेंट दो, दूसरे टाइम ये ट्रीटमेंट दो, तीसरे टाइम ये ट्रीटमेंट दो, है ना। तो पहले आप मल्टी हेपरिन दे दो, फिर इनके बाद बढ़िया पेट सेट कर लो, फिर तीसरे फिर मल्टी हेपरिन दे दो मल्टीविटामिन के साथ या ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ऐसे करके आप कम से कम क्लॉट को खत्म करने के लिए और ऑक्सीजन का सप्लाई ब्रेन में बढ़ाने के लिए ट्रीटमेंट देना जिनको इन्फॉर्क्ट है, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन में जो पैरालाइज आया है, जिनमें व्यक्ति के हाथ या पैर नसों में कमजोरी की वजह से, विटामिन B12 की कमजोरी की वजह से, कमी से आया हुआ है, विटामिन B12 की कमी से आया है, तो हाथ पैरों में झुनझुनी आएगा, नमनेस आएगा, सुन्नापन आएगा, तो उसकी वजह से हाथ पैर काम करना बंद कर दिए हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, विटामिन B12 की मात्रा बढ़ाना है तो वो तो आपको खाने में डाइट में लेना पड़ेगा। फिर भी ट्रीटमेंट के अनुसार आप उनका पहले पेट सेट करो, ओल्ड यूरियन दे दो और साथ में लार्ज पॉली ब्रेक दे दो, अगर लगता है तो मल्टीविटामिन जोड़ दो, ठीक है। ये आप ट्रीटमेंट देना। अगर लगता है ओल्ड यूरियन बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप दे दो हमारा यूनिवर्सल ट्रीटमेंट, क्या मालूम है ना, CNS और 22 लीवर फास्ट चलिए नॉर्मल, फास्ट में प्योर नॉर्मल डाल दो, ज़्यादा होगा तो पूरे पेट सेट हो जाएगा, फास्ट दे दो, प्योर नॉर्मल के साथ लजे नॉर्मल दे दो, फिर उनके बाद लार्ज पॉली ब्रेक दे दो, हाँ। अगर देना है तो मल्टीविटामिन भी दे दो साथ में, और एक हेपरिन भी दे दो। हेपरिन जरूरी है, ब्लड के माध्यम से ही सब मटेरियल टारगेट एरिया में पहुँचेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आप सेट कर सकते हो। तो तीनों प्रकार के पैरालाइज के लिए आपको फार्मूला पता चल गया, उनका कारण पता चल गया, कैसे पहचानेंगे इनके बारे में पता चल गया, ठीक है। और अगर ऐसे कोई सवाल होगा तो आप रख सकते हो, ठीक है। पूछो, कोई और सवाल होगा इससे रिलेटेड तो जो आपने अनुभव कहीं से किए होंगे, देखे होंगे, तो पूछ सकते हो। इसका डैमेज फिर भी दर्द है बॉडी में, उससे दर्द बहुत है, तो दर्द है, कमजोरी है ना, जब इन्फार्क्ट हुआ है, ऑक्सीजन की कमी है, शरीर में ऑर्डर नहीं आ पा रहा है, शरीर एकदम सुस्त लस्त पड़ा है, सीधा वजन ही वजन लग रहे हैं, तो दर्द तो होगा ही, है ना। तो जैसे जैसे ब्रेन के टिश्यू में ऑक्सीजन पहुंचेगा तो कमांड आता जाएगा, तो जाकर के सेल को एक्टिव करेगा। सेल को, कोशिकाओं को, मसल को कौन एक्टिव करता है, नर्व। अब नर्व ही कमजोर है तो इसलिए शरीर में दर्द आ जाते हैं, भारीपन आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन के लिए आपको जो ट्रीटमेंट दिया है वो आप देते रहिए। दर्द ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रेन में ब्लड सप्लाई बढ़ाना, ब्लड क्लॉट को खोलना है, ठीक है। और बाकी अगर दर्द है तो फिजिकल कर ना, ताकि वहाँ के एरिया में ब्लड को फ्लो बढ़े, दर्द कम हो, हाँ, तो ये आप करना, ठीक। और कुछ कल के लिए सोचेंगे, चलिए नेक्स्ट डे देखेंगे, बाकी आज के बस इतना ही। Please like, share, subscribe my channel and please press the bell icon.